मैं कह रहा हूँ ना कि तुमसे बात करूँगा बैठकर, फ़िलहाल मैं नहीं आ सकता, झुंझलाहट से कहते वो माथे को मसलते हुए मुड़ा तो नज़रें ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बक खान के सरापे पर बुरी तरह से उलझी थी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, वो बिना कुछ सुने कहते साथ ही कॉल काट गया। मोबाइल फ़ोन जेब में रखते वो अब धीमे कदमों समेत उसकी सिम पढ़ रहा था, जो दुपट्टे से बेगाना भीगे बालों को कंघी करने में हलकान हो रही थी। भीगे स्याह बाल पुष्प पर बिखरे पड़े थे, जिनसे पानी की बूंदें टपकते उसके कमर पर गिर रही थी। मैं आए। बख्तावर खान अपनी पुष्प पर उसकी मौजूदगी पर बुरी तरह से टिटकी। नज़रें उठाते उसे देखते वो गहरी सांस भरते कंघा उसके हाथ में दे गए। दरक खान ने वालिहाना निगाहों से उसे देखते मुसलसल मुस्कुराहट दिखाई थी चेहरे पर, जबकि बख्त उसकी नज़रों से खिफत और झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। नरमी से उसके बाल सुलझाते दरक थोड़ी उसके शाने पर रखते उसके पेट पर हिसार बना गया तो वो बुरी तरह घबराए। दरक, क्या माफ़ी नहीं मिल सकती मुझे बख्त? वो बड़ी आस भरे लहजे में बोला। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों में उलझी हुई थी। बख्त चंद लम्हात तक फ्रीज से रह गई थी। क्या कमी थी उसमें? खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर बनने वाला था, केयरिंग था, मुखलिस भी था। तुमने मेरी मर्जी जाने बिना मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा दिल दुखाया तुमने। वो औरत थी, सबसे बढ़कर एक बीवी, और बीवियाँ इतनी आसानी से शोर का सलूक भूलती नहीं हैं। दरक ने उसे दोनों शानों से जकड़ते रुख अपने से मोड़ा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था बख्त, खुदा गवाह, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नशे की हालत में हुआ। तुम ही बताओ, उस दिन के सिवा कभी भी तुम्हें हर्ट किया? क्या ज़बरदस्ती तुम्हारे नज़दीक आया मैं? दरक के सवाल पर बख्त ने तेज़ी से नज़रें चुराई। वो भला क्या कहती, वो सच ही तो कह रहा था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे बख्तावर खानम, इस खान के दिल में बसती हो तुम। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, वादा करता हूँ ताउम्र कोई तकलीफ तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। दरक खानजादा ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया था और मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। बख्त चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एक बात याद रखना, मैं जो कहूँगी वही होगा, वरना मैं तुमसे बड़ी हूँ, ये बात याद रखना। शहादत की उंगली उठाई वो ज़िद्दी अंदाज में बोली तो दरक खानजादा सरशारी से कहका लगाते उसे खुद से लगा गया। शुक्रिया मेरी जान, मेरा एतबार करने का। बख्त आंखें मूंदे उसकी आवाज़ अपने कानों में घुलती महसूस कर रही थी, जिसने उसे मजबूती से खुद में जकड़ते आंखें सुकून से मूंद डाली थी। तो तुम हमारा मदद नहीं करेगा? मूंछों को ताव देते उसने सामने बैठे दरक से सवाल किया। मैंने अब वैसा भी नहीं कहा ज़ैगम खान, मैं ज़रूर मदद करूंगा तुम्हारी, मगर पहले तुम इस काबिल बनो कि गुलालई का तुमसे जोड़ जोड़ा जाए। दरक खानजादा टांग पर टांग चढ़ाई इत्मीनान से बोला तो ज़ैगम का चेहरा सुर्ख पड़ा। तुम हमको अपना मामू का बेटी का काबिल नहीं समझता दरक खान, भूलो मत, हमने तुम्हारा कहना पर बक से शादी का इनकार किया था। तुम बक को पसंद करता था, ये राज हम सबको बता देगा। ज़ैगम ने उसे धमकाया, जिस पर वो संजीदगी से उसे देखता अगले ही लम्हे सर झटक कर मुस्कुराया। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं ज़ैगम खान, वक्त अब मेरी बीवी है और कोई भी ताकत मुझे मेरी औरत से दूर नहीं कर सकती। तुम तो क्या, हवेली का कोई भी मर्द नहीं। दरक खानजादा ने उसे हकीकत से आगाह किया, जिस पर ज़ैगम ने लब भींच डाले। मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की थी उस वक्त मेरी मोहब्बत को हासिल करने में, और इसीलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 2 साल तक गुलालई का रिश्ता कहीं भी नहीं होने दूंगा मैं। इन 2 सालों में तुम खुद को इस काबिल बनाओ कि मेरे मामू बखुशी अपनी बेटी तुम्हारे नाम कर दें। ज़ैगम संजीदगी से उसे देख रहा था, आंखों के सामने वो परी चेहरा लहराया, जिस पर वो पहलू बदल कर सर झुका गया। ठीक है दरक खान, हम वादा करता है हम खुद को बदलेगा, गुलालई का काबिल बनाएगा। अगर तुम्हारा मामू ने तुम्हारा बात ना माना और उसे किसी और का नाम करना चाहा तो हम सारा लिहाज भूल जाएगा, ये याद रखना तुम। ज़ैगम खान उसे धमकाता हुआ शॉल कंधे पर झटकते उठकर डेरे से बाहर निकल गया था। दरक खानजादा ने गहरी सांस भरते सोफे की पूछ से टेक लगाई। अगर ज़ैगम खान वाकई में गुलालई के लिए बदल सकता था तो फिर इस रिश्ते में कोई मुज़ायका ना था। हमको सब जानना है मोरे, वो खान कहता है कि हमारा गुलापा ज़रक लाला को पसंद करता था, गुलापा ज़रक लाला को पसंद करता था। आप हमको बताओ ये झूठ है ना? नाजिया खानम ने सर्द सांस भरते उसे देखा। गुलबख्श खान ने उसे बच्चों की तरह पाला था, वो बड़ी बहन थी और गुलबहार सबसे छोटी। गुलबहार के लिए वो माँ का दूसरा ही तो रूप थी, इसीलिए तो हवेली में किसी ने भी उससे किसी उसकी बहन के बाबत कुछ शेयर नहीं किया था, और ना ही नाजिया बेगम ने बख्तावर को उसे कुछ भी बताने दिया था। बख्तावर भी उनके सामने बैठी होंठ कुचल रही थी उस वक्त, गुलबहार को भी देख रही थी साथ ही, जिसकी खूबसूरत आंखें हद दर्जा खूबसूरत थीं और गुलाबी हो रही थी। गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात वाजे थे।
तुम्हारा मर्द ठीक कह रहा है गुलबहार। गुलबख्श खान एक बेगैरत औरत था। उसका मंगनी बहराम से तय हुआ तो कुछ अरसा के बाद ज़रक खान ज़्यादा हवेली लौटा था। उसे देखता ही तुम्हारा बहन ने बहराम से शादी करना से इनकार कर दिया। इसी वजह से दी जान ने उसका और बहराम का जल्द अज जल्द शादी कर दिया और उस बेगैरत औरत ने शादी का पहला रात ही बहराम खान को सब कुछ बता दिया कि वो उसको नहीं ज़रक को पसंद करता है। इतना सब कुछ जानना के बावजूद भी बहराम ने उसे कुछ भी नहीं कहा कि अगर उसका जगह कोई और मर्द होता तो उसका गला काट देता, मगर वो उसे सालों तक अपना साथ रखता रहा। फिर भी उस औरत का दिल नहीं बदला। उधर उसने ज़रक को अपना मोहब्बत का बताया, सारा हवेली वालों का सामने बहराम से तलाक मांगा। ज़रक उस दिन का बाद हवेली नहीं लौटा और उसका दूर होना पर तुम्हारा बहन हवेली का मुलाजिम को पैसों का लालच देकर भाग निकला। गुलबहार खान ने बेख्तियार लबों पर हथेली जमाई, कदम पूरी तरह से लड़खड़ाए थे। इससे पहले कि वो गिरती, बख्त ने उठकर उसे थामा था और उसे साथ लगाए वो बेड पर उसके साथ ही बैठी। वो उसकी छोटी लाडली बहन थी। ये तकलीफ़ तो वो कब की सह चुकी थी, मगर गुलबहार को आज इस हकीकत का इदराक हुआ था। और सबसे बढ़कर बहराम खान ज़्यादा अब उसका शोहर था। न जाने वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करती। वो लड़का तुम्हारा बहन को बेचने वाला था, मगर बहराम उसे बचा कर वापस लाया। उसका माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ करके उसे दिल से इज्जत दिया, मगर फिर जल्द वो माँ बनने वाला था। बहराम बहुत खुश था, मगर तुम्हारा मासूम बहन माँ नहीं बनना चाहता था गुलबहार खान, इसीलिए वो अपना ख्याल नहीं रखता था। 9 माह बहराम को जलील किया क्योंकि वो इस बच्चा को दुनिया में लाना चाहता था। वो अपना बच्चा को मारना चाहता था, इसलिए खुदा ने उस बच्चा को बचा लिया और वो खुद मर गया। नाजिया खानम ने दुपट्टे के कोनों से आंसू रगड़े, जबकि गुलबहार की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। बख्त उसे सीने में भींच कर उसे खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन था। नाजिया खानम निढाल कदमों से बालकनी की सिम बढ़ गए। माजी के स्याह वर्क एक बार फिर से पलट कर उसकी आंखों के सामने लहराए थे। बहुत कुछ तकलीफ थे याद आता गया, मगर अब सिवाय पछतावों के उनके बस में कुछ था भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। खानी मैं देख रहा हूँ। बज़ाहिर वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था, मगर नज़रें सामने मौजूद सोफ़े पर बैठी अपनी बीवी की तरफ थी। दरखानी उसकी पुकार पर सटपटाई। जल्दी से सीधा होकर बैठते वो पाँव की मालिश करने लगी। उसका अंदाज़ बिल्कुल सोचता। थक हार कर वो लैपटॉप ऑफ करते, अपना वाइट कोट उतारते, कुर्सी की पुश पर फैलाते सोफ़े की तरफ बढ़ा। उसके बढ़ते कदमों की धमक महसूस करते दरखानी के हाथों की गर्दिश पल भर को थमी थी। गालों का गुलाबीपन उसके नज़दीक बैठते ही बढ़ा था। उस एक माह में वो ज़रक खानज़ादा से पहले से भी ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। उसकी केयर, तवज्जो और मोहब्बत ने दरखानी को बदल कर रख दिया था। ज़रक उसके पास बैठा, पाँव उठाते अपने थाई पर रखे और अब बड़ी तवज्जो से संजीदगी से उसके पाँव और टांग की मालिश कर रहा था। मैं कर लूँगी खान। वो उसके पाँव को छू रहा था और दरखानी को सख्त किस्म की खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इट्स ओके माय लॉर्ड, मेरा हक़ है, मुझे करने दो, वो शाइस्तगी से कहते उसकी शलवार को टखनों से ऊपर करते तेल की शीशी थाम गया। थोड़ी ही देर में वो अब उठ खड़ा हुआ। दरखानी के हाथ थामे वो अब उसे आहिस्तगी से उठने में मदद दे रहा था, जो थोड़ी देर तक उठकर खड़ी हुई थी। ज़रक खानज़ादा उसे रोज़ अपने साथ हॉस्पिटल ले आता था, जहाँ सारा दिन वो उसके कैबिन में बैठकर उसकी बताई हुई मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करती रहती, जिनमें ज़्यादातर ज़रक खुद उसे करवाता। अब भी चंद कदम पर टांग पर वज़न डालकर चलने के बाद वो थकन और तकलीफ से हाँफ गई थी। मिसेस, कोशिश जारी रखो, क्योंकि मैंने सुना है कि शादी के कुछ अरसे के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं, और यकीन जानो मैं चाहता हूँ कि मुकाबला बराबरी का और डट करो। ज़रक ने मुस्कुराकर कहते आंख दबाई थी। उसकी बात पर दरखानी की सुरमई आंखें हैरत से फैली थीं और मुंह खोले उसे आंखें छोटी किए देखती रही वो। और मुझे पूरा यकीन है आप हर बार हार जाएंगे खान। उसके शानों पर हाथ जमाए वो ज़बान चिड़ाती बड़े मज़े से बोली थी। ज़रक खानज़ादा बस ज़ेरे लब मुस्कुराता उसकी हंसी में खोया था। उसकी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद दरखानी की मुस्कुराहटों में आए रोज़ इजाफा ही हुआ था, और अब तो वो एक चहकती हुई गुड़िया लगती थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाला उठा हाथ अंदर आती खिलखिलाहट पर एकदम से थमा। मुख्तार खान के होंठों की कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। आंखों में तैरती नमी को उसने हथेली से रगड़ते साफ किया और गहरी सांस भरते दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। ज़रक और दरखानी एक साथ दरवाजे की सिमत देखने लगे। आ जाएं। ज़रक इजाज़त देते दरखानी को थाम कर सोफ़े तक ले गया। आहिस्तगी से सोफ़े पर बिठाते एहतियात से उसके पाँव को उठाकर सोफ़े पर रख गया। दरवाजे के बीच खड़े मुख्तार खान ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से ये मंजर देखा। जी कहिए। ज़रक उस शख्स को दरखानी की तरफ देखता पाकर संजीदगी से बोला तो दरखानी बेसाख्ता सर उठाए ऊपर देख गई, मगर अपने सामने खड़े अपने बाप को देख उसकी रंगत जर्द पड़ी। मुख्तार खान उसके देखने पर अपने लरसते हाथ
माफ़ी की सूरत जोड़ते उसकी सेम पड़ा। हम तुमसे माफ़ी मांगना आया है दरखानी। तो दरखानी ने मुठ्ठियाँ भींच कर आंखें शिद्दत से मींची थी। ज़रक उसके चेहरे पर बिखरती तकलीफ देखते समझ गया कि सामने खड़ा शख्स कौन है। खान इनको बोले यहाँ से चले जाएं। वो रुख मोड़कर बेदर्दी से बोली तो वो रोते हुए घुटनों के बल उसके सामने गिर गए। ज़रक लब भींच कर उन्हें देख रहा था, जिनके कंधे और आंखें झुकी हुई थी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ दरखानी, और खुदा ने उसका सज़ा इसी दुनिया में हमको दे दिया। जिस औलाद को हम काबिल समझता था उसने हमको कहीं मुँह दिखाना के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारा शादी के बाद सिकंदर खान ने दुर्दाना को मांगा था, मगर वो उसी रात किसी का साथ भाग गया दरखानी। वो रोते हुए बता रहे थे और दरखानी बुत बनी उन्हें सुन रही थी। आज उसके अंदर कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं था उस शख्स के लिए, और ना ही उनकी मोहब्बत की कोई चाह दरखानी के अंदर बाकी थी। तुम्हारा बड़ा भाई ने सब कुछ अपना और अपना बीवी का नाम करवा लिया दरखानी, और हमको नौकर बनाकर रख दिया हवेली में। हमने तुम्हें धत्कारा था, आज हमारा दूसरा औलाद हमको धुतकार रहा है। वो बिलक रहे थे, नदामत के आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। ज़रक खानज़ादा ने तासुब से उस शख्स को देखा जिसके लिए मकाफात अमल इस दुनिया में ही बहुत बुरा साबित हुआ था। हमको पता चला तुम डॉक्टर साहब का बीवी है। बहुत अरसा से हिम्मत कर रहा था, आज जाकर तुम्हारा सामने आने का हिम्मत हो पाया। हम तुमसे माफ़ी। मैंने आपको अपना हर हक, हर जुल्म, हर ज़्यादती माफ़ की। खान इनसे कहें मेरे सामने से चले जाएं, मैं मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गहरी सांसें भरते कपकपाते हुए वजूद से बोली। अपने बाप की मौजूदगी में उसका दम घुट रहा था, वही बाप जिसकी मोहब्बत की चाह लिए वो बचपन से जवान हुई। आप चले जाएं यहाँ से अंकल। ज़रक खानज़ादा लब भींच कर बोले तो मुख्तार खान आंसू साफ करते निढाल कदमों समेत अपने लागर वजूद को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ज़रक खानज़ादा तेज़ी से दरखानी की तरफ बढ़ा, उसे नरमी से थामे अपने सीने में भींचते उसने उसके वजूद की कपकपाहट कम करना चाहिए थी, जिसके माजी का हर जख्म हरा हो चुका था। दरखानी उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ते उसके सीने में मुँह छुपाए बेआवाज़ रो दी थी। माँ बाप की मोहब्बत का खाना उसकी ज़िंदगी में हमेशा से खाली था और ताउम्र खाली ही रहने वाला था, मगर आज उसने खुद से तहैया किया कि अगर खुदा उसे एक नामुकम्मल औलाद से नवाजेगा तो उसे सीने से लगाकर दुनिया के सर्दो गर्म सबसे बचाएगी। अपने वालिदैन की तरह उसे भूखी दुनिया का निवाला हरगिज़ नहीं बनने देगी। दीद बेड पर जो फाइल पड़ी है वो उठाकर मुझे दो। वो सोफ़े पर बैठा मसरूफियत भरे अंदाज में कागजात को जोड़ रहा था। माथे पर सिलवटें समेटे वो संजीदगी से सारे डॉक्यूमेंट्स को तरतीब से रख रहा था। कल ही वो दीदम का ID कार्ड बनवा कर आया था। थोड़े दिनों तक बाकी के सब डॉक्यूमेंट्स भी उसे मिल जाने थे। वो जल्द अज जल्द अपना सारा काम मुकम्मल करना चाहता था। मैं काम कर रही हूँ, प्लीज़ आप खुद ले लें। सुनहरी जुल्फ़ों का जाल चेहरे पर फैलाए वो बड़ी तवज्जो से हाथों के नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, और पिछले 1 माह से उसका यही काम था। वो फजर के बाद नेल पेंट लगाती और जोहर के वक्त उतार देती। दारियान ने सर उठाए उसे बगौर देखा और फिर उसके ज़रूरी काम को, हल्की बड़ी बेयर्ड को हाथ की मदद से सहलाते उसने भरपूर निगाह उस दिलरुबा पर डाली। गंदुमी रंगत की खूबसूरत पोशाक में वो दुपट्टा गले में डाले खुद से लापरवाह सी बैठी। दारियान अब्बास खान के दिल की धड़कन मुंतशिर कर गई थी। गहरी सांस भरते उसने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त की और भूल गया फ़िलहाल कि वो क्या कहने वाला था। दीद मेरी जान, खुद से मेरे पास वो फाइल लेकर आ जाओ। अगर मैं आया तो तुम्हारी नन्ही सी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसके लहजे में वार्निंग मौजूद थी, जिसे महसूस करते वो पाँव के नाखून तक सूख पड़ी। हाथों में मौजूद नेल पेंट का ब्रश एक पल को लर्जा, और फिर उसने खुश्क लबों को तर करते जल्दी से नेल पेंट को बंद किया और जल्दी से हड़बड़ाहट में उठते वो फाइल उठाकर सोफ़े की जानिब भाग गई। ये सब कुछ मुकाबिल के डर से नहीं बल्कि उसके जुनून, उसकी शिद्दतों से बचने को किया गया था। थैंक्स माई लव। एक भरपूर निगाह उस पर डालते वो बोला, और फाइल की बजाय उसकी कलाई को जकड़ते उसे झटके से अपनी सिमत उसने खींचा था, जिस पर वो हड़बड़ाकर चीखती हुई सीधी उसकी गोद में गिरी। दोनों हाथ मुकाबिल के चौड़े बरहना सीने पर जमाए वो उसकी गर्दन में सर छुपाए गहरी सांस भरकर अपना अटका हुआ सांस बहाल करने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? आंखें फैलाकर वो बमुश्किल से मिनमिनाई, क्योंकि दारियान अब्बास खान की गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी थी। वो फाइल को भूले अब दीदम की जुल्फ़ों के साए तले मदहोश हुआ पड़ा था। क्यों हो तुम इतनी दिलकश मेरी जान? उसके कानों में गंभीर सरगोशियाँ उंडेलते वो करीब दीदम के लरसते वजूद पर मजबूत कर गया था, जो आंखें मूंदे दारियान अब्बास खान की जानलेवा महक को अपने हवासों पर तारी होता महसूस कर रही थी। इस गुजरे अरसे में वो पहले से कई गुना ज़्यादा बदल गई थी। दारियान ने उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था।
वो हर जगह साई की तरह उसके साथ मौजूद रहता और उसकी मौजूदगी में हवेली का कोई भी फर्द चाह कर भी उससे बदतमीजी तो दूर आंख उठाकर देखता तक ना था। आप भूल रहे हैं आप काम कर रहे थे। दीदम का सांस उखड़ रहा था। आंखों में गुलाबीपन समेटे वो नज़रें झुकाकर बोली तो दारियान ने उसके गालों पर होंठ रखे। तुम्हारे पास होते हुए मुझे किसी भी किस्म का कोई काम याद नहीं रखना, जाने जहाँ। वो उसके हाथों को अपने गले का हार बनाए उसके चेहरे पर अपने भीगे लबों का लम्स बखेर रहा था। दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे की मौजूदगी में बुरी तरह से उथल पुथल हुई। सांसों का बेहंगम साज माहौल को पुरफसूं बना रहा था। दरवाजे पर जोरदार तरीके से उसी वक्त दस्तक हुई। दीदम हड़बड़ाकर उससे दूर हुई, जिसकी आंखों में खुमार की सुर्खियां थी। दीदम के उठते ही वो शर्ट उठाए पहनता कब से बजते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दारियान। दरवाजे पर बारीना खानम उसकी माँ थी। मोरे क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मुतफिक्र सा पूछ बैठा। बारीना खानम ने दुपट्टा दुरुस्त करती दीदम को देखा। शाहजैन मलिक का बड़ा भाई और बाप बहुत सारा लोगों के साथ हवेली में आया। दीजान और तुम्हारा बाबा भी वही हैं, तुम जल्दी चलो। उनका चेहरे पर खौफ बिख रहा था। मोरे आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। वो उन्हें तसल्ली देते एकदम से मुड़ा। दीदम नासमझी और घबराहट से उसे देख रही थी। चलें। दारियान ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसने भागकर जल्दी से उसका हाथ थामा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ा गया था। वो नीचे आया तो पूरी हवेली एक अलग मैदान जंग बनी हुई थी। दीदम सहमी हुई सी उसके हाथ को और भी मजबूती से जकड़ते अब सवालिया नज़रों से सबको देख रही थी। जहाँ एक सिमत दीजान, अब्बास खान और बाकी हवेली वाले खड़े थे तो दूसरी सिमत रऊफ़ मलिक, हुमायूं मलिक अपने ढेरों गार्ड्स के साथ उनके रूबरू खड़े थे। दारियान मलिक के साथ नीचे आती उस लड़की पर हुमायूं मलिक की नज़रें ठिठक कर थमी थी। वो तो वही रऊफ़ मलिक की भूरी आंखों के सामने जैसे शाहजैन मलिक का सरापा फिर से घूमा था। उन नीली आंखों के सिवा वो हूबहू अपने बेटे की परछाई दिखी थी उन्हें। वो हाथ बेटे के शाने पर मजबूती से जमाए सहारे से दीदम की तरफ बढ़े तो उनकी जुर्रत पर दीजान समेत हर किसी के चेहरे पर इस तरह और नफरत घुली। अपना कदम वहीं रोक दो मलिक, वरना हम तुमको 2 मिनट में वहीं पहुंचा देगा जहां तुम्हारा बेटा को पहुंचाया था हमारा बेटा ने। दीजान गजबनाक तासुरात समेत फुंकारी थी। वही दारियान ने संजीदगी से रऊफ़ मलिक के चेहरे पर बिखरे तकलीफ के आसार को देखा था। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो मेरे बाबा जान को हाथ भी लगाएगा बदबख्तो। अगर हिम्मत है तो छू कर दिखाओ मेरे बाबा जान को। अगर एक एक की बोटी बोटी ना की तो मेरा नाम भी हुमायूं मलिक ने। हुमायूं मलिक के बरसों पुराने जख्म फिर से उधड़े थे। वो लोडेड गन दीजान के सर पर ताने पूरी कुव्वत से लर्जा था। खबरदार जो किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया, वरना मैं इस बुढ़िया का सर यहीं खोल दूंगा। अब्बास खान और बाकी सब मर्द बिफर कर हरकत में आए, जिस पर हुमायूं मलिक दहाड़ा था। दीदम दारियान की ओट में छुपी थी। बाकी की तमाम औरतें पीछे खड़ी खामोश तमाशाई बनी थी। बहराम खानजादा, दरक और जरक समेत हर कोई अब तक नासमझी की कैफियत में सामने खड़े खानदान को देख रहा था, क्योंकि वो असल हकीकत से अब तक ना वाकिफ थे। ए लड़के, हमारी पोती को हमारे हवाले कर। रऊफ़ मलिक मुठियाँ भींच कर दारियान पर गरजे, जो उनकी आंखों के सामने उनकी पोती को खुद से लगाए खड़ा था। दीदम अलग से खौफजदा हुई। वो समझने की कैफियत में नहीं थी, बस वो दारियान से दूर नहीं होना चाहती थी। हम बैठ कर बात करते हैं, प्लीज़ आप लोग। अबे चुप कर तू, तुम जैसे बदबख्त लोगों से क्या बैठकर बात करनी। जो अपनी सगी बेटी के नहीं हो सके तो हमारे क्या होंगे। दीदम को बाबा के हवाले करके हुमायूं मलिक ने उसे घूरते हुए हुर्रा कर कहा। दीजान लब भींच कर उन दोनों को नफरत से घूरती आगे बढ़ी। बेगैरत हम नहीं, तुम और तुम्हारा वो नामुराद भाई था हुमायूं मलिक, जिसने एक खान की बेटी को वरगला कर घर से भगाया, चोरी छुपे उससे इश्क लड़ाता रहा, और तुम लोग अब बाकबाज बन रहे हो। दीजान के बरसों पुराने जख्म अब तक हरे ही तो थे, जभी तो दीदम हर कसूर की सज़ा बेकसूर होते हुए भी भुगतती आई थी। ये औरत, कभी डाइन को देखा है बुढ़िया, वो भी अपनी औलाद पर यकीन करती है, मगर तू तो आज भी अपनी बेटी को बदकिरदार कह रही है। अरे बदकिरदार वो नहीं थी, वो तो मेरे भाई का दिल उस मासूम पर आ गया। वो तो जानती नहीं थी शाहजहान मलिक को, मगर मेरे भाई को इस हवेली तक रसाई देने वाले तेरे अपने हैं। जानती है, तेरी ही बहू ने तेरी बेटी का आशिक बनाया मेरे भाई को, उसे मजबूर किया वो उसे यहाँ से ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाए, और शाहजहान मलिक ने ऐसा ही किया। हुमायूं मलिक अपना आपा खोते शेर जैसा ढारा, उसकी आंखों में अजीब सी लालियाँ बरस रही थी। वो आज हर बात हर राज अयां कर गया, क्योंकि वो अपने भाई के इश्क के एक एक कदम एक एक लफ्ज़ से वाकिफ़ था।
अब्बास खान के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। आंखों के सामने अपनी मासूम बहन दीदारम का चेहरा लहराया, जो रोती बिलखती उन्हें और अपनी माँ को अपने किरदार की सफाइयाँ देती रही थी। बेसाख्ता उन्होंने सोफे पर गिरफ्त मजबूत की। ऐसा ही हाल उनके बाकी भाइयों का भी था। दीदारम तो मरकर भी उनके दिलों पर नक्श थी। वो चाहकर भी अपनी लाडली बहन को भूल नहीं सके थे। आज का ये इंकशाफ उनके वजूद को मुंजमद करके रख गया था। हर कोई दर्द व अलम की कैफियत में था। वहीं दारियान की आंखों में खून उतरा था। वो तो समझ ही नहीं पाया था कि उसके अपने ही उसकी दीदा के किरदार को बर्बाद कर गए थे। उसकी पाकीज़गी पर बहतान लगाते रहे थे। कौन है वो औरत हुमायूं मलिक, बताओ मुझे। दारियान अब्बास खान सर्द पथरीले लहजे में बोला, जिस पर हुमायूं मलिक इस्तेहज़ाइया हंसा था। कोई और नहीं है अब्बास खान, तेरी माशूका, तेरे छोटे भाई की बीवी नाजिया खानम है, जिसने तेरी बेवफाई का बदला तुझसे तेरी बहन को दूध करके लिया। हुमायूं मलिक उन सबके कुर्ब से भरे चेहरों को देखते एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते चले गए। जो अजियत वो बरसों से सहता आया था, आज वही अजियत वो उन सभी बेहिस लोगों के चेहरों पर देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि ये लोग अपनी बेटी की पाकीज़गी पर दाग लगाने वाली औरत को क्या सज़ा देंगे। दीजाम धड़ाम से लड़खड़ा कर ज़मीं पोस हुई। सालों से जो दुपट्टा आज तक उनके सर से नहीं उतरा था, आज वो उनके सर से उतर गया। उनका अदमुआ लागर वजूद ये बताने को काफ़ी था कि वो असल में आज लुट गई थी। अपनी पाकबाज बेटी के किरदार को सालों से वो खुद ही दागदार करती आई थी। अब वही स्याही पलट कर किस्मत ने उनके मुँह पे मल दी थी। बारीना खानम, गुलबहार खान, बख्तावर खान, नीलोफर खानम और रोशाबा खानम समेत हर कोई नाजिया खानम को बेयकीनी से देख रहा था, जिसका रोता लरसता वजूद और झुका सर ये बताने को काफ़ी था कि ये बिसात उन्हीं की बिछाई गई थी। सुफियान खान स्पाट चेहरे समेत उनकी जानी बढ़े। नाजिया, कह दो ये सब झूठ है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दीदारम की बर्बादी के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। वो बुरी तरह हाँफ गए थे। अब्बास खान नफरत भरी नज़रों से उस औरत को देख रहे थे, जिसे वो कई साल पहले इसीलिए धुतकार चुके थे क्योंकि वो औरत उनकी दीदारम को नापसंद करती थी। उन्हें क्या इल्म था कि वो औरत उनकी दीदा की नफ़रत में इस कदर गिर जाएगी कि उसका सब कुछ तबाह कर डालेगी। नाजिया खानम को देखते बहराम खानज़ादा को गुलबख्श खान की याद आई थी। वो भी तो अपनी माँ जैसी थी, जालिम, सफाक, नफ़रतों से भरी। शायद इसीलिए खुदा ने उसके दिल में उसकी पहली बीवी की मोहब्बत नहीं डाली थी। वो सर झटक कर रुख मोड़ने लगा जब नज़रें पथराई सी खड़ी गुलबहार खान पर गए। पिछले 1 माह से उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। दोनों अपने अपने गिल्ट में जी रहे थे, एक दूसरे से दूर मगर एक दूसरे से जुड़े हुए। नाजिया, सुफियान खान की आवाज़ हर तासुर से आ रही होते फट पड़ी थी। गुलबहार ने डरकर बक के सीने में मुंह छुपाया। वो बहन के बाद माँ का ऐसा रूप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दरक जबड़े भींच कर खामोश लब से बक को देख रहा था, जो ऐसी कंडीशन में मुसलसल रो रही थी। नाजिया खानम सर झुकाए अपने दोनों हाथ माफ़ी की सूरत जोड़ गए, और उनका ये एक अमल सबको सब सच समझाने के लिए काफ़ी था। सुफियान खान लड़खड़ा कर पीछे हुए, चेहरे पर दुनिया भर का गम आन सिमटा था। इस औरत को उन्होंने हर खुशी दी थी, वही इनका घर तबाह कर गई थी। वो खुद पर जब्त करते आगे बढ़े और अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर जोरदार चांटा मारा था। नाजिया खानम थप्पड़ की शिद्दत ना सहते हुए लड़खड़ा कर पीछे को गिरी थी। इससे पहले कि वो बिफर कर आगे बढ़ते, बहराम और जरक ने आगे आते उन्हें बमुश्किल संभाला। बदबख्त औरत, क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बहन ने तेरा? वो तो फूल से भी ज़्यादा नाजुक थी, तूने उसे छीन लिया हमसे। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तूने। वो अब रोते जा रहे थे। उनका वजूद अब टूट फूट का शिकार हो रहा था। इसी टूट फूट का शिकार तो हवेली का हर बड़ा हो गया था। सबकी नज़रें शर्म से झुक गई थी, क्योंकि अब सबके लिए सिवाय शर्मिंदगी के कुछ बाकी नहीं बचा था। तुम सब अपना सोग मनाओ, मेरी पोती मेरे हवाले करो। रऊफ़ मलिक सफाकियत से कहते आगे बढ़े। दीदम सर नफ़ी में हिलाते हुए दारियान के पीछे छुपी। मेरी बीवी है दीद, आप इसे यहाँ से मेरी मौत के बाद ही ले जा सकते हैं। मेरी बीवी है दीद, आप इसे यहाँ से मेरी मौत के बाद ही ले जा सकते हैं। दारियान स्पाट लहजे में कहते उसे मजबूती से थाम गया। कोई बड़ी बात नहीं खान, मरने और मारने में हम लोग माहिर हैं, रऊफ़ मलिक स्पाट लहजे में बोला, जिसके जवाब में दारियान अब्बास खान ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते कदम उनकी सिम बढ़ाए। तो फिर चलाएं गोली, ये खान का बच्चा अपनी इज्जत के लिए मरने से भी पीछे नहीं हटेगा। दारियान के संजीदगी से कहने पर रऊफ़ मलिक ने ट्रिगर दबाया। फिजा में एकदम से ठा की आवाज़ गूंजी, जिसके साथ ही हर किसी की सांसें बुरी तरह से खौफ से रुकी थी। दीद, दारियान अपने सामने ढाल की सूरत में खड़े दीदम को देखकर लड़खड़ा कर ज़मीं पोस होते देख चिल्लाया था।
जिसका पूरा वजूद खून से तर होता चला गया। रऊफ मलिक और हुमायूं ने गमज़दा होते हुए दीदम के बेजान खून से लथपथ वजूद को घूरा। दीद दीद, आंखें खोलो दीद। दारियान पागलों की तरह उसका चेहरा हाथों में भरते उसे पुकार रहा था। पूरा चेहरा किसी स्याही की मानी तारीख पड़ गया था, ऐसे जैसे जिस्म से जान जुदा हो रही हो। बाकी सबकी हालत भी उससे अलग नहीं थी। ज़रक भाग कर घुटनों के बल बैठा, तेज़ी से बैठकर उसकी नब्ज़ चेक की जो बमुश्किल सुस्त रवि से चल रही थी। दारियान, इसे हॉस्पिटल ले चलो, दीदम की सांसें स्लो हो रही हैं। ज़रक के तेज़ी से कहने पर उसने हवास बाख्तगी की कैफियत में सर हिलाते दीदम के वजूद को बाजू में उठाया। आंखें बार बार भीग रही थीं, जिनको झपकते वो एकदम निगाह दीदम पर डालते गाड़ी की तरफ बढ़ा। रऊफ मलिक और हुमायूं मलिक भी भागे भागे अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े और दारियान की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ियां दौड़ा दी। दीजान, अब्बास खान निढाल कदमों समेत मुड़े तो दीजान के बेहोश वजूद पर नज़र पड़ी, जो न जाने कब से बेहोश हो चुकी थी और अभी कोई उन्हें देख नहीं सका था। बहराम और ज़रक एक साथ उनकी जानिब बढ़े, उन्हें सहारे से उठाते। अब दरक और सुफियान खान ज़्यादा को छोड़ हवेली का हर मर्द दीजान के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया।